अस्सलाम वालेकुम। किसी भी रेसिपी की कॉस्टिंग कैसे निकाली, यानी उसका ख़र्चा कैसे निकालना होता है, या मंथली कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, उसके अखराजात क्या हैं और आपको क्या बचत हुई है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डिटेल के साथ मैं वीडियो बता रहा हूँ कि इसकी अपनी कॉस्टिंग निकालने कैसे होती है। अगर आप एक रेसिपी की कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये है फूड से रिलेटेड, यानी जो फास्ट फूड या बेकरी या मिठाई, इस हिसाब से ये वीडियो। अच्छा, एक रेसिपी की आपने कॉस्टिंग कैसे निकालनी है? कोई भी रेसिपी है उसकी कॉस्टिंग निकालने का तरीका ये होता है, उसके खर्चे निकालने का, कि आपने रेसिपी के अंदर जितनी भी चीज़ें डाली हैं उन सारी चीज़ों को आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है, उसके आगे उसके सारे पैसे लिख लेने हैं। यानी आपने 2 अंडे डाले हैं तो उसके पैसे लिखने हैं, 100 ग्राम मैदा डाला तो उसके पैसे लिख लेने हैं। जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं सारी आपने एक लिस्ट लिख लेनी है, और सारी लिस्ट लिख के फिर उन सारी चीज़ों के पैसे आपने इकट्ठे यानी प्लस कर लेने हैं। उसमें 500 रुपये, 200, 300 जितने भी हुए हैं वो सारे इकट्ठे जमा कर लेने हैं। अब सारी रेसिपी के ऊपर आपने जितने भी चीज़ें डाली तो सारा टोटल हो जाएगा, उस टोटल को आपने देखना होता है। अच्छा, उस टोटल के ऊपर आपने 30% खर्चे डालने होते हैं, जिसमें बिजली, गैस और आपकी मजदूरी आएगी। यानी 3 चीज़ें जो है ना वो 30% के हिसाब से उसके ऊपर डलती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई रेसिपी बनाई है, उसके ऊपर आपका खर्चा हुआ है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये अगर खर्चा हुआ है तो उसके ऊपर आपने 30 रुपये ये खर्चे डालने हैं, गैस, बिजली बिल, मजदूरी। अब वो आप हिसाब लगाएं कि रेसिपी के ऊपर आपका 100 रुपये खर्चा है या 500 या 1000 जो भी आया है, तो उस हिसाब से 30% जो है ना ये खर्चा डाला जाता है। तो इसको आपने कर लेना है टोटल, ठीक है। अब आप जब टोटल हो जाएगा उसके बाद फिर जो आप रेसिपी के ऊपर खर्चा हुआ है वो आपका रेसिपी के ऊपर खर्चा हुआ वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने टोटल कर लेनी है। आपने पूरी रेसिपी का खर्चा भी कर लिया और उसके ऊपर आपने 30% ये भी डाल दिया। तो ये जितना ये टोटल हो जाएगा, मिसाल के तौर पे ये टोटल आपका बना है 500 रुपये, 500 टोटल हो गया। तो इसको जब आपने सेल करना है तो डबल करके सेल करना है, यानी कि 1000 रुपये का। ये कम से कम रेट होगा, क्योंकि इसके ऊपर बाद में आपके डब्बे का खर्चा भी होना है, या कोई चीज़ ख़राब होगी तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होके वो आपके एक्सपेंस निकालेगी। तो कोई भी चीज़ कम से कम आप डबल करके सेल करेंगे, लेकिन जो होम शेफ़ के रेट होते हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं। ये नॉर्मल से नॉर्मल मैं रेट बता रहा हूँ कि चीज़ डबल करके सेल होती है, क्योंकि ये जो खर्चा मैंने बताया, ये खर्चा वो है जो किचन के अंदर होगा। जब किचन से चीज़ बाहर जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं, यानी कि उसके ऊपर डब्बा लगेगा। अगर आप उसको दुकान में रख के सेल कर रहे हैं तो दुकान में फिर सेलमैन का खर्चा लगेगा, दुकान के टैक्स लगेंगे, दुकान के बिजली का जो है वो भी लगेगा। तो ये उस हिसाब से ये सिर्फ किचन का रेट है। तो जब आप इसको सेल करेंगे तो डबल करके करेंगे, फिर जाके आपको मतलब ये बचत होगी। अच्छा, चीज़ जो होम शेफ़ के रेट होते हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं, यानी कि 500 की चीज़ 1000 की नहीं, वो कम से कम 12 या 1300 रुपये की सेल करेंगे, फिर जाके उनकी सेटिंग होगी। कि होम शेफ़ के खर्चे ज़्यादा होते हैं, कि थोड़ी सी चीज़ लेने जाते हैं और उनको थोड़ी सी चीज़ महंगी मिलती है, लेकिन अगर आप बड़ी चीज़ लेंगे थोड़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन बड़ी चीज़ लेके नुकसान ये होता है कि आपके पैसे बाउंड हो जाते हैं। तो इस वजह से होम शेफ़ को चीज़ें जो है ना वो महंगी मिलती हैं, तो इस वजह से इनका रेट भी थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपका रेट कितना ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना हो कि अगर आपने 500 की चीज़ बनाई है तो आपने 1000 की सेल करनी है। अच्छा, ये हो गया। अगर आप मंथली के ऊपर चाहते हैं कि आप महीने बाद अपना एक्सपेंस निकालना चाहते हैं कि आपको महीने में कितनी बचत हुई है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एक डेट नोट कर लेनी, चाहे पहली तारीख हो या बीच में से कोई भी। उस डेट को नोट करके फिर आपने शुरू करना है। रोज़ाना की बुनियाद पे जितना आपका खर्चा हुआ है वो रोज़ाना एक बुक के ऊपर लिखेंगे, चाहे एक-एक चीज़ के पैसे लिख लें या शाम को इकट्ठे पैसे लिख लें कि आज हमारी 5000 की चीज़ें आई हैं या आपकी 50,000 की चीज़ें आई हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है और साथ ही आपने अपनी सेल भी लिख देनी है। डेट के साथ सेल भी आ जाए और ख़र्चा भी आ जाए। तो महीने बाद फिर आपने ये सारे पैसे पहले आपने निकालने हैं कि आपने जो खर्चे किए हैं, यानी बाहर से जो आपने चीज़ें खरीदी थी वो सारे पैसे आपने टोटल कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि जो चीज़ें आपने बाहर से ख़रीदी थी वो अब आपके पास बची कितनी हुई हैं। यानी आपने चॉकलेट ली, मैदा लिया, अंडे लिए या और कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के पैसे इकट्ठे करने हैं, और जो आपकी जो आपका मंथली ख़र्चा हुआ था उन चीज़ों के पैसे मंथली खर्चे से आपने कम कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। उसके बाद जो बचेगा वो आपका ओरिजिनल खर्चा हुआ होगा जो आपने महीने में किया है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेल के ऊपर आ जाना है, ठीक है, कि आपकी कितनी सेल हुई है।
तो सेल में तो मैंने आपको पहले पूरा पीरियड बताया कि सेल जो आप रेट रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे, वो सेल आपने नोट कर लेना, फिर आपने दोनों चीज़ें मैच करनी है कि महीने में आपका इतना खर्चा हुआ है और ये आपकी सेल हुई है, उसमें से जो फिर बचत होगी वो आपकी बचत होगी। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, इसके अंदर टूल के पैसे नहीं डाले जाते। टूल के पैसे जो हैं, जब महीने बाद जब हिसाब होता है उसके बाद उसकी जो बचत होती है, उस बचत के पैसों से टूल खरीदा जाता है। तो टूल के पैसे आपने इन चीज़ों में नहीं डालने, इन चीज़ों में आपने वो पैसे डालने होते हैं जो चीज़ आपने एक मरतबा खरीदी है और वो इस्तेमाल होके ख़त्म होगी। टूल जो होता है वो आपने खरीदा, फिर वो सालों साल चलता है, तो टूल के पैसे इसमें नहीं जाते। आपने महीने खर्चे के अंदर वो उन चीज़ों के पैसे डालने हैं जो चीज़ आपने खरीदी है और वो खरीदी इस्तेमाल होके वो ख़त्म होगी। मिसाल के तौर पे आपने केक के डब्बे लिए या केक बोर्ड ख़रीदे या आपने चॉकलेट ख़रीदी या मैदा ख़रीदा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद के लाते हैं, बाद में वो कस्टमर के पास चली जाती है और आपको दोबारा फिर से नहीं ख़रीदनी पड़ती हैं। तो मंथली खर्चे में इनके पैसे डाले जाते हैं। जो टूल्स होते हैं, जो आपको महीने के बाद पैसे जो बचते हैं, टूल उनसे ख़रीदे जाते हैं। ये तो एक मतलब तरीका है, बाकी ज़रूरी नहीं कि आपको महीने में इतने पैसे ही ना बचें, क्योंकि नए शेफ़ के साथ इतना काम नहीं होता। तो आप इसी इंतज़ार में रहें कि पैसे बचेंगे तो हम खरीदेंगे। जब नए शेफ़ होते हैं तो वो तो फिर साथ के साथ उनको जेब से भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन असूलन जो तरीका है वो तरक्की यही होती है कि जो पैसे आपको बचते हैं, उस बचे हुए पैसों से फिर आपने आगे चीज़ें जो है ना कारोबार को बढ़ाना होता है। यानी आपने चीज़ें नहीं खरीदी, आपने मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा किया या आपने कुछ और किया, तो वो बचे हुए पैसों से होता है। तो ये एक शेफ़ जो होम शेफ़ है ना, ये उनके लिए है। बाकी अगर आप नए हैं और हो सकता है महीने में आपको इतनी बचत ना होती हो, लेकिन आपने अपना काम करना है, तो वो तो आप एक तरीके से चलेंगे। लेकिन एक मैंने आइडिया दिया है कि अगर आप मंथली खर्चा निकालना चाहते हैं, तो मंथली खर्चा इस तरह से निकाला जाता है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो दोबारा मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बेकिंग, फ़ास्ट फ़ूड, कुकिंग, इस हवाले से अगर आप प्रॉपर ये चीज़ें सीखना चाहते हैं कमर्शियल लेवल पे, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरे फ़ीस के साथ कोर्स होते हैं, पेड कोर्स होते हैं, जिनकी फ़ीस 2500 होती है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती हैं। बेकिंग का है तो उसके 25, 30, 50 रेसिपीज़ हैं। कुकिंग का है तो उसमें भी ऐसी 20, 25, 30 रेसिपीज़ होती हैं। और फ़ास्ट फ़ूड का तो उसके अंदर 50-60 रेसिपीज़ हैं। तो इनकी जो फ़ीस होती है ना, हर कोर्स की फ़ीस 2500 होती है। तो अगर आप इनको प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस मुझे नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। जब आप कोर्स जॉइन करते हैं तो फिर मेरी जो है ना, कोई भी कोर्स जॉइन करने के बाद 1 साल तक आप उस कोर्स से मुतल्लिक मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि आपने बेकिंग का कोर्स जॉइन किया है, तो जिस दिन से आप जॉइन करेंगे तो 1 साल तक आप मुझसे उसके मुतल्लिक डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये मेरी चीज़ सही नहीं बन रही, या ये चीज़ मेरा ये मसला कर रही है, या मुझे टूल कहाँ से मिलेंगे, या मेरे पास ये ऑर्डर आया है इसको मैं कैसे टैकल करूँ। तो 1 साल तक आप मुझसे उसके मुतल्लिक डिस्कस कर सकते हैं। तो हर मतलब रात 11 बजे तक आप मुझसे उसके मुतल्लिक पूछ सकते हैं, सुबह 7 से रात 11 बजे तक। तो आप चाहें तो आप जॉइन कर सकते हैं।